बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र हुकूमत के बड़े फैसले का। वफाकी हुकूमत ने लग्जरी दरामदी अशिया पर आयद पाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। वजीर खजाना बिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, दरामदी गाड़ियों, मोबाइल फोन्स और होम अप्लायंसेस समेत दीगर अशिया पर 600% से ज्यादा ड्यूटी आयद की जाएगी। दरामदी कपड़े, जूते, पर्स महंगे होंगे। तंबाकू और सिगरेट पर टैक्स में इजाफे से 36 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल होगा। बिफ्ता इस्माइल ने बताया कि ताजरों पर आयद फिक्स टैक्स वापस ले लिया गया है। 29 अगस्त को बोर्ड की मीटिंग IMF ने सेट कर दी है। IMF के बोर्ड पे पाकिस्तान का प्रोग्राम डिबेट होगा और इंशाल्लाह ताला अप्रूव होगा। IMF की जितनी भी कंडीशंस थी हमने पूरी कर दी हैं। 4 बिलियन की फंडिंग भी 3 जो दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया, कतर और UAE के थ्रू हासिल हुई है। जो $2 बिलियन चीन के री रोल करने थे वो भी इन्होंने कह दिया कि हम री रोल कर देंगे। सऊदी अरब ने भी ये कहा है कि वो अपने आने वाले लोन्स भी री रोल कर देंगे। नॉन एसेंशियल चीज़ों की इंपोर्ट पे बैन लगाया था। IMF ये चाहता है कि हम बोर्ड की मीटिंग से पहले ये बैन हटा लें। तमाम चीज़ों के ऊपर से बैन हटा रहे हैं। साथ साथ 400% से लेकर 600% तक RDs लगा देंगे। मैं पहले आटे को, गंदम को, कपास को, खुर्दनी तेल को तरजीह देता हूँ, ना कि मैं आईफोन्स को या गाड़ियों को। फुली बिल्ट अप कार, फुली बिल्ट अप मोबाइल फोन्स, फुली बिल्ट अप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज। इसके अलावा जो दीगर चीजें आती हैं, जो इम्पोर्टेड गोश्त आता है, जो इम्पोर्टेड सैमन आती है, महंगी मछली आती है, इम्पोर्टेड जूते, इम्पोर्टेड पर्स या लग्जरी आइटम्स कहते हैं, उसके ऊपर फिर हम इतनी ड्यूटी लगा देंगे तो उसकी ज्यादा इम्पोर्ट ना हो। रिटेल के ऊपर जो हमने टैक्स लगाया था, हमारा तखमीना था कि उससे 42 अरब रुपया हम हासिल कर सकेंगे। जो रिवाइज हदफ है वो 27 अरब रुपए का है। 36 अरब रुपए मजीद टैक्स लगा रहे हैं तंबाकू के ऊपर और सिगरेटों के ऊपर। कराची में कस्टम्स हुक्काम की बड़ी कार्रवाई। दुबई से आने वाले लग्जरी आइटम से भरे 10 कंटेनर्स पकड़ लिए। मजीद जानते हैं सैयद रिजवान आलम से। जी रिजवान आलम, अपडेट कीजिए। जी, ये बिल्कुल तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई है कस्टम की। 1.5 अरब रुपए मालियत है ये जो सामान ममनू अशिया पकड़ी गई है कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल से। इसकी मार्केट वैल्यू ये 156 टन वजनी ये है सामान है और ये 10 कंटेनर थे जिनको कब्जे में लिया है कस्टम हुकाम ने। UAE से जो है वो मंगवाए गए थे और ये पुराने टायरों की बरामद की आड़ में जो है मंगाए गए थे। सिर्फ 1 कंटेनर में जो है पुराने टायर थे, जबकि 9 कंटेनर में जो है लग्जरी अशिया थी जो ममनुआ है, बैन है, और वो ये पाकिस्तानी कंपनी ने मंगाए थे। एक गिरफ्तारी भी हुई है और FIR भी दर्ज कर ली गई है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, गुज़श्ता 4 साल के दौरान CPEC को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया था। एक इकोनॉमिक जोन भी तैयार नहीं हुआ। कई सुकरात और बुकरात शर्तें लगा रहे थे कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट हो जाएगा। शुक्र है पाकिस्तान उन हालात में से निकल आया है। 2013 और 18 के दरमियान पाकिस्तान की सूरत हाल ये थी कि 16-18 घंटे बिजली नहीं थी और चीन ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा करते हुए अपने सरमायाकारों को इशारा किया जाके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। $46 बिलियन के मुआहदों पे दस्तखत हुए। एकदम दुनिया ने मुल्क को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की सूरत में देखना शुरू कर दिया। ये कहते हैं कि CPEC ने पाकिस्तान पे कर्जों का बोझ डाला। मैं तो ये कहूंगा ये उतना बड़ा ही झूठ है जितना बड़ा हम पे माजी में इल्जामात लगा के जेलों में डाला जाता था। गुज़श्ता 4 सालों में हम एक इकोनॉमिक जोन भी तैयार नहीं कर सके। CPEC को कोल्ड स्टोरेज के अंदर डाल दिया। बुकरात हैं और सुकरात हैं, वो शर्तें लगा रहे थे कि पाकिस्तान श्रीलंका कितने दिनों में बनेगा। पाकिस्तान को रिट्रीव कर लिया है उस सिचुएशन से अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल पर तशद्दुद से मुताल्लिक IG इस्लामाबाद से पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली। वकला को शहबाज गिल से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। अडयाला जेल हुकाम और इस्लामाबाद इंतज़ामिया से शहबाज गिल की हवालगी में 5 घंटे की ताख़ीर पर वजाहत भी तलब की गई। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। तकनीकी तौर पर शहबाज गिल अभी रिमांड पर ही नहीं हैं। तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ दरख्वास्त दायर की और जिस्मानी तशद्दुद रोकने और जुडिशल इंक्वायरी की इस्तदा की। अदालत ने पूछा, क्या शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया? IG इस्लामाबाद ने तरदीद कर दी, जिस पर अदालत ने पीर तक सारे मामले की इब्तदाई रिपोर्ट मांग ली। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। उधर रिमांड का फैसला आया, इधर मुलजिम की तबीयत खराब हो गई। मजीद समाअत पीर को होगी।
वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने वाली पहली सियासी जमात देखी, किसी की गिरफ्तारी पर बगले नहीं बजाने चाहिए, बारी सबकी आनी है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी लीडर भी हमारी तरह इंसान हैं। फारिग आप हमें नहीं कर सकते और हम आपको नहीं कर सकते। आपसे हम फारिग नहीं होंगे, अपनी गलती से हो सकते हैं, फिर भी कितने फारिग होंगे, 2-4 कदम पीछे हो जाएंगे। कभी सीधा मार्शल आया, कभी नकाब पोश मार्शल आया। पहले लोग मुसल्लत किए जाते हैं और आप भी उसी का हिस्सा हैं। सेम पेज फट गया है, हमने नहीं फाड़ा। जब कोई जेल जाता है तो उसमें बगलें नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि बारी तो सबकी आनी है। हम यकीन करें नहीं चाहते आपकी बारी है। पहली पॉलिटिकल पार्टी देखी है जो दूसरों को गद्दार कहती है कि हमारे लीडरान इंसान है, महात्मा नहीं है। उन्हें औलिया अल्लाह का दर्जा ना दें। हम अपने लीडरान की तारीफ में कलाबे मिलाते हैं, उन्हें पता नहीं क्या बना देते हैं। जो सियासतदान डायलॉग नहीं कर सकता, अपने सियासी मुखालिफ से बात नहीं कर सकता, अपने मुखालिफ की शक्ल देखने का रवादार नहीं है, सियासतदान नहीं बनता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी एक बार फिर धमकियों पर उतर आए हैं। उन्होंने हुकूमत को 10 सितंबर तक मुस्ताफी होने की डेडलाइन दे दी। बोले कि हुकूमत मुस्ताफी ना हुई तो बाद जलसों से आगे निकल जाएगी। जो तबका है वो पाकिस्तान में कुर्सी से चिमट गया है कि जिसने फैसला कर लिया है कि वो हर सूरत चिमटा ही रहेगा, वो उतरेगा नहीं। और उनको उतारने के लिए हम अब एक मुल्कगीर तहरीक में दाखिल हो चुके हैं। कराची का जो जलसा है वो जलसा इसी मुल्कगीर तहरीक का हिस्सा है। ये जो तहरीक है ये 10 सितंबर तक जारी रहेगी। हम समझते हैं कि 10 सितंबर तक इस हुकूमत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर 10 सितंबर तक इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर जाहिर है बात जलसों से आगे जाएगी। और हमने हर सूरत इस हुकूमत से इलेक्शन करवाना जो है ये पाकिस्तान के अवाम का हक है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में PTI पर तंज। कहा, एक ही मुकदमे में चीखें निकलने लगीं। शहबाज गिल के रिमांड का हुक्म अदालत ने दिया। हम तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते, लेकिन किसी को तफ्तीश से भागने नहीं देंगे। अब तो फूलों में सोने वाले लोग हैं। आपकी चीखें एक मुकदमे पे निकल आई हैं। पर्चा दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, रिमांड ऑर्डर है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है। अब इससे ज्यादा क्या करे। तुरफा तमाशा ये है, हॉस्पिटल ले गए, ऑक्सीजन लग गई और एक डेंटिस्ट आ गए, वहां पे तशरीफ ले आए। उनका सियासी जमात से, वो इंसाफ डॉक्टर्स के सेक्रेटरी जनरल हैं और वो तस्वीरें बनवा रहे हैं और सेल्फियां लगा रहे हैं फेसबुक पे। तफ्तीश इसको कहते हैं। ये कहते हैं नारवा सलूक है। तशद्दुद नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर तशद्दुद होने की आड़ में कि जी हो जाएगा, कोई शख्स तफ्तीश से फरार चाहता है तो माजरत के साथ कानून अपना रास्ता लेगा। रस्सी जल गई पर बल ना गया। इमरान खान बनी गाला से पंजाब हुकूमत की डोरियां हिलाने लगे। मनपसंद अफसरान अजीज अहमद तारड़ को सेक्रेटरी हाउसिंग और फयाज महल को DG LDA लगाने के लिए शदीद दबाव डालने लगे। मनपसंद अफसरान की तैनाती ना होने पर इमरान खान आग बगोला हो गए। वज़ीर आला पंजाब को खूब खरी खरी सुनाई। परवेज इलाही कठपुतली वजीर आला। पंजाब हुकूमत की डोरें बनी गाला से हिलने लगी। इमरान खान मनपसंद अफसरान की तैनाती के लिए शदीद दबाव डालने लगे। जराए बताते हैं अजीज अहमद तारड़ को सेक्रेटरी हाउसिंग और फयाज महल को DG LDA ना लगाने पर वजीर आला पंजाब को फोन पर झाड़ पिला दी। अहमद अजीज तारड़ बुज़दार सरकार में DG LDA थे और जो पंजाब हुकूमत खत्म होने के बायस मास्टर प्लान की आखिरी वारदात मुकम्मल नहीं कर सके थे। मौसूफ पर एहसन जमील गुज्जर और फराह खान के फ्रंटमैन होने का इल्ज़ाम है। फयाज महल का रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा नहीं। बुज़दार दौर में तकर्रियों और तबादलों में बड़ी फयाजी दिखाई और अब इन्हीं साहब को LDA मास्टर प्लान मंसूबे की अधूरी वारदात मुकम्मल करने के लिए डायरेक्टर जनरल लगाने की कोशिशें जारी हैं। मनपसंद तैनातियों का हुक्म ना आया तो इमरान खान ने फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील करने का हुक्म दे दिया। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी के PTI पर ताक कर लफ्जी वार। कहा, शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद 2 दिन तक PTI गायब थी। जब शहबाज गिल ने धमकी दी कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, सबको साथ लेकर जाऊंगा, तो PTI की दौड़ें लग गईं। अब ये परेशान हैं। इमरान खान परवेज इलाही को चपड़ासी जितनी हैसियत भी नहीं देते, मर्जी के अहकामात मनवाना चाहते हैं। लगता है गोगी पीरनी का अधूरा मिशन परवेज इलाही पूरा करेंगे। जिन्होंने इनकलाब लाना था,
जिन्होंने टैंकों के आगे लेटना था वो अस्पताल में आईसीयू में जाके लेट गए। इमरान खान साहब की जो एक ख्वाहिश, मासूम ख्वाहिश कि शहबाज गिल चूंकि कच्चे छच्चे खोल देगा इमरान खान के, उस राज के ऊपर अब इमरान खान को शहबाज गिल की कोई परवाह नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। उसको अपनी परवाह है। वजीर दाखिला खुद कह रहा है कि तशद्दुद नहीं हुआ और जेल में तो बिल्कुल नहीं हुआ। परवेज इलाही जिसको यहाँ पर वजीर आला लगाया गया था, उस बेचारे को झाड़ पड़ती है फोन पे चीफ मिनिस्टर को। ये कितनी ज्यादती है कि आप चपड़ासी जितनी औकात नहीं दे रहे परवेज इलाही को। उसकी सरजनिश की जाती है और सरजनिश करने के बाद उनसे अपने मर्जी के अहकामात लिए जाते हैं। अपने करिंदे फिट किए जा रहे हैं और खास तौर पर वहाँ जहाँ जमीन का जिक्र आता है। गोगी पिंकी का मिशन अधूरा, परवेज इलाही करेगा पूरा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, मदीना पर सियासत, करोना पर सियासत, एहतिसाब पर सियासत, इमरान खान फितना फसाद, इंतशार फैलाने और झूठ बोलने के लिए हर जगह का दौरा कर सकते हैं, लेकिन वो सैलाब ज़दगान को मिलने नहीं जा सकते। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, लगता है बुशरा बीबी ने इस्लामी टच की वजह से मना किया है। और जनाब, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। नाम निहाद एहतसाब के नाम पर एसेट रिकवरी यूनिट ने 35 करोड़ रुपए फूंक डाले, जबकि रिकवरी सिर्फ और सिर्फ सिफर रही। यूनिट को मुल्क से लूटी अरबों डॉलर की रकम वापस लाने का टास्क दिया गया था, जबकि एसेट रिकवरी यूनिट एक पाई भी वापस नहीं ला सका। तफसीलात जानते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी से। जाहिद साहब बताइए, लूटी हुई दौलत वापस लाने का टास्क था, मजीद दौलत लुटा कर आ गए? देखिए, काबीना डिवीजन ने एक समरी तैयार की है एसेट रिकवरी यूनिट की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी। और वजारत कानून को ये बताया गया है कि वो वज़ीर आज़म के दफ्तर को ये बताएं कि ये गैर फाल हो चुका है एसेट रिकवरी यूनिट। इसको सरकार ने 35 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन इसकी रिकवरी जो है वो सिर्फ सिफर ही है और इसका कोई लेजान नहीं था दूसरे इदारों के साथ। यही एक वजह है कि इसकी कारकर्दगी कोई खातिर खा नहीं थी। अब इसका कोई हेड नहीं है, लिहाजा इस यूनिट के बारे में कोई फैसला किया जाए। ख़ास बात यह है कि 25 इंटरनेशनल ट्रिप्स किए हैं उस वक्त के सरबराह एसेट रिकवरी यूनिट के शहजाद अकबर और उसकी टीम ने, जिसमें चाइना, लंदन, UAE, स्विट्ज़रलैंड और मुख्तलिफ ममालिक के पाकिस्तान से मुबैना तौर पर लूटी हुई रकम को वापस लाने के लिए। लेकिन उसकी बराह रास्त इस डॉक्यूमेंट में जो समरी है जो मैंने खुद देखी है उसमें बताया गया है कि इसकी जो रिकवरी है वो ज़ीरो है, इसमें कोई कारकर्दगी नहीं थी। तो अब इसके बारे में फैसला किया जाए कि एसेट रिकवरी यूनिट जो कि डॉर्मेंट हो चुका है इसका क्या करना है। इस तरह 35 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन कोई खातिर खा इसका नतीजा नहीं निकला। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए जाहिद गशकोरी। कराची से खबर देंगे, जहां गुज़श्ता शब बारिश के बाद मलीर नदी में बहने वाली कार में सवार 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गई हैं। गाड़ी में 7 अफराद सवार थे, दीगर की तलाश की जा रही है। ये भाई है मलीर नदी में बहने वाली कार के मालिक अब्दुर्रहमान जामी का, जिसकी गाड़ी गुज़िश्ता रोज मलीर नदी की बिफरी लहरें बहाकर ले गई थीं। अब्दुर्रहमान ने बुध की शाम कायदाबाद में तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले ज़िशान और उसकी फैमिली को लेकर वापस हैदराबाद का सफर शुरू किया था, मगर नेशनल हाईवे को मोटरवे से मिलाने वाले लिंक रोड पर गाड़ी को ले जाना अब्दुर्रहमान का आखिरी सफर बन गया। ये किसी पर्सनल काम से आया था, किसी दोस्त ने बोल दिया यार मेरी फैमिली को उठाते हुए ले आइयो यार। किसी दोस्त ने फोन करा, पता नहीं कौन सा दोस्त है, 12 मोहल्ले की फैमिली थी ये, मेरे के दो गली छोड़ के बराबर में फैमिली थी ये। बहने वाली कार में गाड़ी के मालिक अब्दुर्रहमान के अलावा ज़िशान, उसकी अहलिया और 4 बच्चे भी शामिल थे। कल 8-9 बजे हमें पता चला है कि ये हैदराबाद के लिए निकले हुए हैं। उसके बाद से वही रब्ता करने की कोशिश की काफ़ी उनसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रब्ता हो नहीं सका है। बहन है मेरी, बड़ी बहन है राबिया नाम है उनका, 4 बच्चे उनके साथ हैं। सबसे बड़ी बेटी हमना उनके साथ है, उनसे छोटा सबसे बड़ा बेटा है आयान, इबाद और हुरेरा। मुकामी अफराद का कहना है कि लिंक रोड के दरमियान से मलीर नदी गुजरती है और जब भी बारिशें होती हैं नदी का पानी पुल के ऊपर से बहना शुरू हो जाता है। नया ब्रिज बनाए, जब तक इस तरह मसले हल होंगे नहीं तो ये आगे भी हमें इस तरह के वाक़ये मजीद मिलेंगे। इस परेशानी से बेहतर है हम पुल को रिपेयर करें या पुल बनाएं। मलीर नदी में बहने वाली कार में सवार तमाम अफराद का ताल्लुक हैदराबाद से था, जो मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में कराची आए थे।
कराची में लिंक रोड पर पानी के रैले में बह जाने वाली कार सवार फैमिली की तलाश जारी है। मलीर नदी का पानी उतरना शुरू हो गया है। रैले की रफ्तार में भी पहले से कमी आ चुकी है। मजीद जानते हैं अहमद रहमान से। अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मलीर नदी का पानी जो है वो अब उतरना शुरू हो गया है और जो पहले सिचुएशन थी कि पानी बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था और जिस रफ्तार से आ रहा था उसकी रफ्तार में भी काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। ये वो मकाम है जहां पर आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी भी सफ़ेद रंग की करोला गाड़ी आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रही होगी। इसी गाड़ी में अब्दुर्रहमान ड्राइवर और जीशान, इनकी अहलिया राबिया और 4 बच्चे जो है वो सवार थे। लिंक रोड से ये गुजर रहे थे, लेकिन पानी का तेज़ भाव इस गाड़ी को बहा के गया और उसके बाद ये जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन फिर जो है वो शुरू हुआ। आज की तारीख में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। अब जो SSU की गोताखोर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी के गोताखोर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मुसलसल इस बदनसीब गाड़ी में मौजूद लोग हैं उनकी तलाश का अमल जो है वो जारी रखे हुए हैं। मुख्तलिफ स्पॉट्स पर जो है वो टीम्स काम कर रही हैं। तकरीबन 3 कश्तियों की मदद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। SSU कमांडोज ने रस्सियों की मदद से जो है, क्योंकि पानी की रफ्तार ज़्यादा है तो इसलिए वो रस्सियों की मदद से जो है वो आगे गाड़ी तक जो है वो जा सके थे और उन्होंने उसके अतराफ भी जो है वो सर्चिंग की है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची में गुज़िश्ता रोज़ की मूसलाधार बारिश की वजह से लट, थदो और दीगर नदियों का पानी रिहायशी आबादी में दाखिल हो गया। अर्बन फ्लडिंग के बायस स्कीम 33 गुलजार हिजरी में हर तरफ पानी ही पानी है। मलीर नदी बिफरने से कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद आलम। कराची में बारिशों के पय दर पय स्पेल्स ने शहर भर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस करके रख दिया है। मॉनसून सबसे ज्यादा स्कीम 33 की रिहायशी सोसाइटीज का इम्तिहान ले रहा है। न्यू अंचोली सोसाइटी में थद्दो नदी से आने वाला पानी कई हफ्तों से जमा है, जिसकी निकासी न होने से लोग घरों में महसूर हैं और मकानों में दरारें पड़ गई हैं। तकरीबन 1.5 महीना हो गया ईद हमने घर पे गुजारी है, ना कहीं आ सके, ना बहनों को बुला सके, कुछ कर सके। जिनकी ये जिम्मेदारी है, मेरी तो हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश है, वज़ीर आला सिंध से मेरी गुजारिश है, मेरी गुजारिश मुर्तज़ा वहाब साहब से कि खुदारा कुछ ख्याल करे हम लोगों का। भाई यहाँ पे सूरताल देंगे, सारा डैम का पानी से अंदर आ रहा है सोसाइटी के अंदर। सिर्फ यही सोसाइटी है जो सिर्फ अताब में आई हुई है, बाकी तो सारी पीछे वगैरह इतना पानी से चल तो सकते हैं ना, वहाँ पर जा तो सकते हैं। यहाँ तो अब चल नहीं सकते, यहाँ पर इतना पानी है। आप देखें यहाँ पे गड्ढे कितने 9-9 फीट के गड्ढे, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और सड़कें तो अलग हैं, वो तो उनकी तो बुरी हालत है, वहाँ पे तो कुछ पुरसाने हाल ही नहीं है। मलीर नदी में तुग़यानी की वजह से क़य्यूमाबाद और बलोच कॉलोनी से कोरंगी को मिलाने वाला कॉजवे भी डूब गया है। तो रास्ता पूरा बंद करा हुआ है, परेशानी, हमारे बच्चों की रोजी लगी हुई है, हमें अब गोदाम चौरंगी से जाना पड़ रहा है। हम लोग कल रात से खड़े हैं और इतने परेशान हैं, हमारी गाड़ी पे करोड़ों का सामान लदा हुआ है। अगर बारिश की वजह से कोई नुकसान हो गया तो हमारा कौन जिम्मेदार है। कराची में मानसून का 5वां स्पेल 19 और बलूचिस्तान में 21 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई की गई है, जबकि 23 और 24 अगस्त को मुल्क भर में बारिशों का एक और स्पेल मुतवक्के है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सैयदा ज़ीनत के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की अपील काबिल समाअत होने पर इलेक्शन कमीशन से 24 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि यह 70 की दिहाई नहीं है कि पागलपन में कोई किसी जमात को भी तहलील कर देगा। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील पर पहली समाअत में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कुछ ऑब्जर्वेशंस फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मंजूर न की। PTI वकला ने FIA की जानिब से ओहदेदारों को नोटिस हरासमेंट की इंतहा करार दे दिए। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में लार्जर बेंच के रूबरू PTI वकील अनवर मंसूर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि रूल्स में गैर कानूनी फंड सिर्फ और सिर्फ जब्त हो सकते हैं। कानून में ये नहीं लिखा कि इनफरादी शख्स के अलावा किसी से फंड नहीं लेना। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, कानून में लेकिन ये जरूर लिखा है कि सिर्फ इनफरादी फंड्स लेने हैं। सिर्फ के लफ्ज को कैसे नजरअंदाज करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि आप इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन हज़फ कराना चाहते हैं। अनवर मंसूर ने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नोटिस दिए बगैर डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने कानून के मुताबिक मालूमात नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार से बाहर जो लिखा इसे मुअत्तल करे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आप प्रीमेच्योर बातें कर रहे हैं। ये 70 की दहाई नहीं कि पागलपन में कोई किसी जमात को तहलील कर दे। वफाकी हुकूमत जब खुद मुतमईन होगी तब आपको नोटिस करेगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब करते हुए समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां चेयरमैन PTI इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं कि आम शहरी भी खलीफा वक्त के सामने खड़ा हो सकता है और केस जीत सकता है। ये आज भी दुनिया के अंदर आप अगर
कहीं भी दुनिया का कोई भी मुल्क ले लें, आज भी ये नहीं पॉसिबल। सो वो एक आज़ाद माशरे के अंदर एक कौम उठी थी। और मैं इसलिए लोगों को बार बार, क्योंकि बड़ी बदकिस्मती है हमारे, मैं जब HSN कॉलेज, मेरे माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया, मैं जब वहाँ से निकला तो मुझे अपनी तारीख़ का कोई आइडिया नहीं था, मुझे इस्लाम की तारीख़ का आइडिया नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी में अपने तजर्बे से मैं फिर अपनी ज़िंदगी हमेशा इवेल्यूएट करता रहता हूँ, अपनी तनकीद करता हूँ, अपने आप को कोशिश करता हूँ कि अपनी गलतियों से सीखूँ। तो मैंने जब दो माशरे, बरतानिया जिधर मैंने 20 साल गर्मियाँ गुजारी और पाकिस्तान, तो मैं जब दोनों माशरों को जब एनालाइज करता रहता था तो मैं ख़ुद कई चीज़ों के ऊपर कई नतीजों में पहुँचा। तो वो जो दौर था 22 से लेके 632 तक, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए और फिर दुनिया से गए, उसके अंदर उन्होंने इंसानों को आज़ाद कर दिया। ये देखें, ये जो आज़ादी सहाफ़त है ना, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इससे बड़ी ये एक हिस्सा है इंसान को आज़ाद करने का। क्योंकि इंसान को ज़हनी तौर पे जब आज़ाद होता है तो वही कौमें ऊपर जाती हैं, वो इंसान बड़े काम करते हैं, ग़ुलाम कभी बड़े काम नहीं कर सकते। इसलिए इल्लामा इकबाल, सारी जो इल्लामा इकबाल की आप शायरी पढ़ें तो वो ग़ुलाम मुसलमानों को जगाने की कोशिश कर रहे थे, खुदी को और खुददारी को, जो उनके कॉन्सेप्ट्स थे, वो लोगों को जगा रहे थे। क्योंकि ग़ुलामी जो सबसे बुरी एक इंसान के अंदर चीज़ करती है, उसके अंदर एहसास कमतरी डाल देती है। मुझे तो बड़ी अच्छी तरह, हम जब एयाज़ अमीर की तरह, हम भी पहली जनरेशन हैं जो पाकिस्तान में बड़े हुए, आपको सिर्फ मैं ग़ुलामी बताता हूँ कि क्या जुल्म करती है एक इंसान के ऊपर, उसके पोटेंशियल को कैसे ख़त्म करती है। जिमखाना क्लब होता था, पंजाब क्लब, सिंध क्लब, आज़ाद हुए हम 47 में, 74 तक सिंध क्लब के अंदर आप पाकिस्तानी कपड़े पहन के नहीं जा सकते थे, आपको सूट पहनना पड़ता था 74 तक। और खैर सारे अंग्रेज़ी बोलते थे जिस तरह के, और मैंने बताया उर्दू जब बोलते थे तो बिलावल की तरह बोलते थे, बारिश आटा अपने वो जब वेटर से बोलते थे तो कि हम शर्म आती थी अपने आप से। सो ये ग़ुलामी एक इंसान के ज़हन को उधर रख देती है कि वो अच्छा ग़ुलाम ही बन सकता है, हम अच्छे सूट ही पहन सकते हैं, हम अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। लेकिन जो एक्सप्लोजन हुई थी मुसलमानों की, जब हमारे दुनिया के सबसे अजीम लीडर ने इंसानों को ज़हनी तौर पे फ़िक्री आज़ादी दी थी, तो उन्होंने हर चीज़ में दुनिया की इमामत की थी। सब 200-300 साल तक सारे साइंटिस्ट पाकिस्तान मुसलमान थे। तो वो जो मेरी कोशिश है कि ये जो मैं हकीकी आज़ादी की बात करता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कौम आज़ाद हो, और सिर्फ आज़ाद कौम ऊपर जाएगी। लेकिन वो कौम तब तक आज़ाद नहीं हो सकती जब तक पहले तो हम अपने माशरे के अंदर ये जो आज़ादी राय, इसको अंडरस्टैंड करें। मुझे कहते हैं लोग कि जी आपके दौर पे थे तो आपने पता नहीं कोई सख्तियाँ की। पहले तो मैं यकीन आपको दिलाता हूँ, मैंने कभी, मुझे आज़ाद मीडिया से खौफ नहीं हुआ। नहीं, उसकी वजह आप डरते तब हैं, क्यों डिक्टेटर्स डरते हैं, या क्यों जब भी कोई अब देख लेना मिडल ईस्ट के अंदर जो बादशाह था, वहाँ कोई आज़ादी राय नहीं है। क्यों है? क्योंकि वो कंट्रोल चाहते हैं लोगों का। करप्ट पॉलिटिशियंस, नवाज शरीफ ने, मुझे अभी भी याद है 97-98 में होगा कि वो नजम सेठी को उसने तनकीद की इसकी करप्शन पे, उसने उसको बंद करके 3 दिन मार पड़वाई। और मैं अफसोस करने गया तो अभी ये इमरान रियाज बात कर रहा था, वहाँ ये नहीं उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी पाकिस्तानियों से कॉल आई जब नजम सेठी को उसने मार पड़वाई नवाज शरीफ ने, उसने कहा मुझे स्ट्रोप टालबोट से कॉल आई है, अमेरिका से कॉल आई है कि जी बड़ा जुल्म हो गया। सो क्यों ये इनको ख़तरा होता है? क्योंकि इन्होंने करप्शन की होती है। जब करप्शन की होती है तो इनको कंट्रोल करना होता है, और या फिर तुमने कानून तोड़ने होते हैं। मुझे एक इशू होता था, देखें आज़ादी राय का मतलब ये नहीं कि आप लोगों की तौहीन करें,
स्लैंडर करें। अब मैं क्योंकि इंग्लैंड में मैंने केस लड़ा हुआ है अदालत के अंदर डेफेमेशन का, तो वहाँ तो अगर आज़ादी राय है तो साथ पूरा ये भी आपको चेक और बैलेंस है। आप हर कुछ किसी की पगड़ी नहीं उछाल सकते, तो लोगों को मौका मिलता है कि अदालत में जाके अपनी इज्जत बहाल करे या डेफेमेशन के केस करे। बदकिस्मती से मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरे ऊपर इसी नजम सेठी ने कोई बड़ी गलत बातें रखी, मैं इसको अदालत में ले गया। मेरे दौर में तो वो केस लगा ही नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर को ही अगर इंसाफ नहीं मिलता तो बेचारे आम लोगों को क्या मिलना है। सो जब आपके पास आज़ादी आती है उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। मैंने जितना टाइम बरतानिया में गुजारा उसके साथ जिम्मेदारी होती है आज़ादी के साथ। अब मैं दूसरी चीज़ पे आता हूँ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैंने अभी अयाज अमीर ने बड़ी डिटेल्स में इस चीज़ के ऊपर बात की। मैं अपनी ज़रा एवोल्यूशन बताता हूँ कि हम जब 90s के अंदर तमाशा देख रहे थे, दोनों पार्टीज आई, दो दफ़ा करप्शन में दोनों को निकाला गया, तो तब हमारे इन दोनों पार्टीज को देख के मेरे भी जहन में आया कि शायद कम करप्शन हो गया कि अगर मिलिट्री इससे बेहतर होगी। ये हमने वाकई सोचना शुरू कर दिया कि इससे बेहतर तो है, वो ज़िया के ज़माने में ग्रोथ रेट भी ज़्यादा थी, इकॉनमी भी आगे थी, लग रहा था। तब वॉर चीज़ है कि तनकीद नहीं थी, तो इससे कई चीज़ें पता ही नहीं चलती थी। तो हमने भी ये सोचना शुरू किया, क्योंकि इन्होंने जो दोनों दफ़ा करप्शन में गई, इनके ऊपर पूरे दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो केसेस बनाए करप्शन के, कोई सरे माल था, कोई हुदैबा पेपर मिल थी। मुझे याद है फारूक लगारी जब वो केयरटेकर गवर्नमेंट आई 96 में, तो उन्होंने मुझे पूरी फाइलें दी कि बेनज़ीर और जरदारी ने $1.5 अरब मुल्क से निकाला। मैं अब बात कर रहा हूँ 96 की, और नवाज शरीफ ने भी $1.5 बिलियन मुल्क से बाहर निकाला। तो मैं तो पॉलिटिक्स में आई करप्शन के खिलाफ था। देखिए, और करप्शन जो है ना वो एक सिम्टम्स है जिस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना हो। जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता उधर करप्शन होती है। रूल ऑफ लॉ भी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ताकतवर के लिए जब तक आप कानून के नीचे नहीं लेके आते, वो रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो फिर ताकत की हुक्मरानी है जो जंगल का कानून है। तो मैंने जब देखा कि ये दो बारी लेके आए और दोनों आके, नवाज शरीफ ने जितनी देर मैं प्राइम मिनिस्टर था इतनी इससे कम टाइम में इसने 17 फैक्ट्रियां बना ली। 3 साल के अंदर 17 फैक्ट्रियां बना ली, और गवर्नमेंट बैंक्स से कर्जे लिए। अब ये जो फ़र्क क्या था, मैंने बरतानिया का सिस्टम देखा हुआ था, उनकी पार्लियामेंट देखी हुई थी, उनके पॉलिटिशियंस के ऊपर मैंने जो उनके ऊपर चेक्स और बैलेंसेस हैं, जो उनकी इखलाकियात है, वो मैंने देखी हुई थी। तो हम चाहते थे हमारा भी मुल्क आगे बढ़े। इन्होंने आते साथ ही दोनों पार्टीज ने मिलके सब लग गए पैसा बनाने के लिए। तो मैं आया था करप्शन के खिलाफ, और आप जब मुशर्रफ का दौर आया तो मुझे याद है जनरल अमजद ने फाइलें दिखाई इनकी चोरी के ऊपर, बताया कि इन्होंने कितनी करप्शन की हुई है। और हमने जनरल मुशर्रफ की शुरू में सपोर्ट इसलिए की कि हम समझे कि जनरल मुशर्रफ वाकई करप्शन खत्म करने आया है। वो बाद में पता चला कि वो करप्शन के नाम पे हम सारे उसकी सपोर्ट कर, वो भी पावर के लिए आया था, और इन्हीं लोगों को फिर NRO दे दिया उसने। जबकि किसी की राइट नहीं है कि आप पब्लिक का पैसा चोरी हो वो माफ कर दे। करप्शन का मतलब होता है पब्लिक का पैसा चोरी का मतलब होता है मेरा कोई चोरी करे। करप्शन है जो अवाम का पैसा चोरी करे, तो उसके पास तो राइट ही नहीं था कि उनकी चोरी माफ करना। बहरहाल उसके बाद ये दो आया, और इन्होंने जो 10 साल में किया। अब जो मुझे चीज सबसे जिस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, मैं हमेशा समझता रहा कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसको ज्यादा मुल्क की फिक्र होगी, और वो इस चीज को होने नहीं देंगे। वो जब देखते हैं चोरी तो वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे। क्योंकि मुझे थ्रू आउट जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कई दफ़ा मुझे ISI ने मुझे बताते थे इनकी चोरी के, ये जी फलाने इन्होंने इतनी चोरी की। ये भी जो दौर था इनका 2008 से लेके, तब भी मुझे वो मटीरियल जी उसने इतना चोरी कर लिया, वो चाइना जाके तो इतनी किक बैक्स ले ली, ये मुझे बताया करते थे कि वो जी इसका हमजा ये सलमान शहबाज
ये वो चाइना पहुंचा था किक बैक्स लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, ये सारी इनसे मुझे इंफॉर्मेशन आई थी। और जब मैं फिर प्राइम मिनिस्टर बना तो सारे केसेस सबको पता था कि इनके केसेस कौन से हैं, और बदकिस्मती से जो नैब थी वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। तो मुझे तब भी समझ ना आया कि केसेस सारे मैच्योर हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो बाद में पता चला किसी का शफकत का हाथ था, वो कभी एक्सीलरेटर दबा देते थे फिर कभी वापस आ जाता था। हम जनाब देख रहे हैं तमाशा, गालियां हमें पड़ रही हैं कि जी आपने वो किसी को नैब में लेके जाते थे तो मुझे गालियां निकाल के अंदर जाते हुए भी बाहर निकलते हुए भी, लेकिन हमारा हाथ में, मेरे हाथ में नैब किधर थी। मैं तो कहा अगर मेरे हाथ में नैब होती तो ये बड़े आराम से कम से कम 15-20 लोगों से हम अरबों रुपया निकाल लेते इनको जेलों में डाल के। अच्छा, अब जनाब ये अप्रैल में जो हुआ, मैं जो मेरे ज़हन में जो शौक है, चलें हम ये नहीं किसी को अक्यूज़ करते कि वो एक साजिश का हिस्सा थी, लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूँ इस्टेब्लिशमेंट से कि आपने इन लोगों को कैसे हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया, जबकि आप खुद ही बताते थे कि इनकी कितनी चोरी है। इसका तो ये मतलब कि चोरी आपके लिए बुरी चीज़ नहीं है। और मैं इसलिए एक मुल्क में ये अपने दौर में मैंने शुरू कर दिया था रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बना के, सीरत नबी अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि जो अमर बिल मारूफ है वो एक माशरे का कॉर्नर स्टोन होता है। एक माशरा जब अच्छाई के साथ खड़ा होता है और बुराई के खिलाफ खड़ा होता है तो माशरा फाइट करता है बुराई, करप्शन को माशरा फाइट करता है। लेकिन जब आप बुराई को बुराई ना समझे, करप्शन बुरी चीज ही नहीं है, चोरी बुरी चीज नहीं है, तो मेहनत कौन करेगा आपके माशरे में। अगर आपने माशरा अपना तबाह करना है, आपको कोई एटम बॉम्ब फेंकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इखलाकियात खत्म कर दे, अच्छे बुरे की तमीज खत्म कर दे। मौलाना रूमी की बड़ी फेमस saying है, अब किसी ने पूछा मौलाना साहब एक कौम कैसे मरती है, उन्होंने 2 दरख्तों का बताया, एक बड़ा खुशबूदार और एक बड़ा बुरा दरख्त। उन्होंने कहा जब एक कौम इनके अंदर फर्क करना खत्म कर देती है, अच्छे बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती। इसलिए ही जो मदीने की रियासत थी वो अमर बिल मारूफ पे खड़ी हुई थी। सारे माशरे को हुक्म किया गया था कि आपने बुराई के खिलाफ खड़े होना है। अब मैंने इंग्लैंड के अंदर ये देखा है, मैं अमर बिल मारूफ पे वो चल रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि उनका एक बहुत बड़ा नाम था लॉर्ड जेफरी आर्चर, बड़ा मार्गरेट थैचर का राइट हैंड, उनकी प्राइम मिनिस्टर का राइट हैंड आदमी था। हर जब उनकी सारी सोशल कैलेंडर के ऊपर वो था, उसकी हमेशा उसकी अखबारों में उसकी मूवमेंट्स आती थी। उसने एक अदालत के अंदर उसने एक झूठ बोल दिया, केस था डेफेमेशन का, उसने झूठ बोल दिया। आप सोचें कि इतना ताकतवर आदमी, उसने झूठ बोला, 3 साल जेल डाला उसे, और जब वो जेल से बाहर निकला किसी घर कोई उसे इनवाइट नहीं करता था। वो जो इतना पॉपुलर आदमी था उसको कोई इनवाइट नहीं करता था। अवाम ने फैसला किया कि जनाब इसने गलती की है, इसने, और क्या किया, झूठ बोला। अब यहां सोचे कि लंदन तो थोड़े, पाकिस्तान भी में मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और उसके ऊपर फूल फेंके जा रहे हैं। वो जाके उधर जाके वो दूसरा वाला कह रहा है, यानी कतरी खत जो एक अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज के लिए एविडेंस प्रेजेंट कर दे और उसको कोई फर्क ही ना पड़े मुल्क में। एक बर्नी मैडॉफ मल्टी बिलियनर बन गया अमेरिका के अंदर। उसके बाद उसे पता चला कि जी बर्नी मैडॉफ ने जो पैसा बनाया था वो एक पॉन्जी स्कीम थी, यानी एक फ्रॉड से बनाया था। उसके 2 बेटे थे और बीवी, उनको भी नहीं पता था। जैसे ही पता चला उनको कि ये फ्रॉड में पकड़ा गया, जब उसे पकड़ा, एक बेटे ने खुदकुशी कर ली, मतलब कि मैं माशरे में नहीं अब रह सकता। दूसरा बेटा सॉलिटरी, यानी अपने आप को उसने आइसोलेट कर दिया और 2 साल के बाद मर गया। बीवी ने तलाक दे दी, यानी उसकी अपनी फैमिली ने उसको डिसोन कर दिया। सिंगापुर के अंदर 2 ली कुआन यू, जो सिंगापुर का बड़ा स्टेट्समैन था,
2 उसके वजीरों में जब करप्शन में पकड़े गए खुदकुशी कर ली। देखें, माशरा, जब माशरा क्राइम फाइट करता है तब क्राइम आप जीतते हैं। अब मैं जब था, जी फलाने ने पैसा उधर कर दिया, उसने इधर कर दिया, किस किस को पकड़ेंगे आप जब तक माशरे के अंदर आप ये अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं देंगे। और इधर मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अब मुझे, अभी आपने बात की कि जी देखें कोई सच फलाने के लिए और कोई सच इमरान खान के लिए, ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि गवर्नेंस, कोई कहेगा कि इमरान खान की बेहतर है, कोई कहेगा शहबाज शरीफ की बेहतर है, कह सकते हैं क्योंकि डिफरेंट ओपिनियंस है। कोई कहेगा कि इकोनॉमी उस टाइम में बेहतर थी, कोई कहेगा मेरे टाइम में, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब कोई लोग करप्शन के अंदर 16 अरब रुपए की करप्शन ओपन एंड शट केस में, अगर FIA को उसका अंडर ट्रायल है, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि जी वो मेरी राय और फर्क है और उसकी राय फर्क है? वो तो इसका मतलब कि जब अब नवाज शरीफ झूठ बोल के 4 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज है लंदन के अंदर जिधर हैं, उसके बेटे ने एडमिट किया कि ये बेनिफिशियरी ओनर इन प्रॉपर्टीज की मरियम नवाज है। मरियम नवाज जब छोटी थी, जब प्रॉपर्टीज नहीं, इसका मतलब नवाज शरीफ का पैसा है। क्या वजह है कि आज तक उसको कई लोग लीडर मानते हैं? बल्कि स्कीम पूरी एक कोशिश हो रही है कि उसको पाकिस्तान के अंदर अभी फिर कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई करो और फिर कहें जी अच्छा दोनों को हम इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे देते हैं, यानी मुझे और उसको एक ही जगह पे खड़ा कर दिया। इतने बड़े लुटेरे को कि ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान वो क्योंकि पता नहीं वो उस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन। देखिए, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है और इधर मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज मीडिया अवाम के ओपिनियन को शेप करता है। जिस तरह के इसहाक डार जब गया हार्ट टॉक के ऊपर, तो उसने जो उसका हाल किया है, कोई भी वीकनेस जिसमें हो, ये जिसके ऊपर करप्शन की, वो नहीं जा सकते मीडिया के ऊपर, वो छुपते हैं मीडिया से। या हर रोज शाम को जिनके ऊपर अरबों रुपए करप्शन के केसेस हैं, वो जाके बैठा देते हैं, एक बेचारा PTI का मासूम सा है, वो बैठा देते हैं साथ, वो पंचिंग चल रही होती, तुम चोर हो तुम चोर हो। सो मेरी सबसे ये जो और इसी के ऊपर मैं आ रहा हूं कि जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पता था इनकी पास कितने साल 30 साल से ये मुल्क को लूट रहे हैं, सारे इनके पास केसेस, मुझे इन्होंने दिखाया हुआ, मैं सवाल ये पूछता हूं कि इन्होंने कैसे इनका रास्ता नहीं रोका? अगर मुल्क की फिक्र है तो कैसे आप इनको इजाजत दे देते हैं? एक तो हमें पता है कि अमेरिका का इंटरेस्ट, अमेरिका की जो पॉलिसी है वो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। उनका है कि जी वो पाकिस्तान हमेशा एक टेलीफोन करो तो जो काम करवाना चाहे यहाँ से करने के लिए तैयार है। इसका ये नहीं मतलब कि अगर आज मैं कहता हूँ कि बेसिस नहीं दे रहे, या मैं कहता हूँ मैंने रूस जा, ये नहीं कि मैं एंटी अमेरिकन हूँ। मैं, उनका अपना इंटरेस्ट है, हमारा काम है अपने लोगों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। ये एंटी नहीं है, लेकिन उनको इतनी आदत पड़ी हुई है यहाँ कि ये हाथ बांध के सामने खड़े हो जाते हैं। तो ये मुझे इशू है कि कैसे एक बाहर से, हमें पता है डोनाल्ड लू, वो तो सबके पास, उसका जो साइफर था वो तो सबके पास है, वो तो आर्मी चीफ के पास भी गया था, प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पास भी गया, मेरे पास आया, फॉरेन ऑफिस के पास, तो वो तो हमारे पास पता था कि वो एक अंडर सेक्रेटरी कहता है कि इमरान खान को अगर नहीं हटाओगे तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं हैरान हूं कि जब ये भी पता था कि बाहर से साजिश है, ये भी पता था कि हमारे लोगों को पैसे देके खरीदा जा रहा है, और ये भी पता था कि चोर रिप्लेस करने वाले हैं जिनके ऊपर करप्शन आपके दौर में केसेस बने हुए हैं, फिर कैसे उनको इस मुल्क पे मुसल्लत होने दिया? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पास पावर है, उनके पास इस वक्त सबसे ज्यादा पावर है, तो पावर के साथ जिम्मेदारी आती है। ये नहीं हो सकता कि पावर आपके पास है और जिम्मेदारी किसी और के पास है। अथॉरिटी और पावर साथ साथ जाते हैं। जब ये ऊपर आए हैं तो आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, जो मर्जी आप कहें हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया है। ये जो ऊपर आके ऊपर बैठे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूं अपनी गलतियों से सीखूं, मुझे कभी आज़ाद मीडिया से खौफ नहीं आया। इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं सियासत में आया ही करप्शन के खिलाफ था। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।